देखिए, बात ग्रेविटेशन में सबसे पहले बात की गई प्लैनेट्स की, कि जो हेवनली बॉडीज सन के चारों रोटेट करते हैं उनको हम प्लैनेट कहते हैं, और उनके मोशन के कुछ नियम जो कि किसने मेन ऑब्जर्व किए थे? न्यूटन ने ऑब्जर्व किए थे। क्या नाम बताया था हमने? नाम भूल गए आप? गैलीलियो। अच्छा, जितना पढ़ो उतना याद है, छोड़िए। तो केपलर साहब ने उस उनके नहीं, केपलर नहीं थे। हाँ, केपलर ने किसके पेपर्स का अध्ययन करके बताया था? कोई नाम था, नोट किया था कहीं आपने बुक में, कॉपी में? वो तो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप सीरियस होते हैं अपने टॉपिक के प्रति। कोई नाम बताया था? हम केपलर से स्टार्ट करते हैं। तो केपलर ने बताया कि वे 3 लॉज बताए उन्होंने। नहीं, अलग से नाम नहीं बताया गया था, वो एक थ्योरी बताई गई थी, उसमें उनका नाम आया था। लेकिन अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे नोट करते हैं उस चीज़ को, कुछ केवल कहानी सुनते हैं। उनका मतलब था वो आई एम बेस्ट, तो हमको सबको आते आता है, हम तो न्यूटन समझो। तो केपलर साहब ने कहा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और उनके मोशन के लिए कर लीजिए, उनके मोशन के लिए जो उनका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनेट टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट था। और एक और नियम था कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। तो उनके नियम को देकर के न्यूटन साहब को तो खुजली मची रहती थी। न्यूटन साहब ने कहा हमको कुछ बता दें। न्यूटन ने कंक्लूजन दिया, और यहीं से न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को ईजाद किया। तो जो हमने बताया है ना कि सेब के पेड़ नीचे बैठे, सेब गिरा, मुंह के ऊपर गिरा, वो ठीक है, कहानी हो सकती है गिरा हो, लेकिन सब कुछ उससे नहीं आया, यहाँ से आया। लिखिए, देखो, न्यूटन ने कहा, पहला नियम न्यूटन ने उठाया उनका, केपलर का। क्या नाम था? क्या नियम था? पहला नियम क्या था उनका? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने नियम दिया था, प्लैनेट्स सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने कहा, मैं केपलर का नाम ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी उन्होंने बताया था। तो न्यूटन ने कहा कि अकॉर्डिंग टू केपलर, जो उन्होंने कहा था ना कि प्लैनेट जो है इलिप्टिकल में बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर revolving around the sun, most of the planet are revolving around the sun in circular orbit, in circular orbit। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा उन्होंने बताया था केपलर साहब ने कि सन, प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करती है। तो एरियल स्पीड कांस्टेंट कही थी, उन्होंने कहा नहीं, लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहती है, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। ये दो कंक्लूजन दिए थे उन्होंने, दो चेंज किए उन्होंने, ठीक है। अब चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, द द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स acting on the planet is given by F is equal to mv square upon r। स्मॉल m लिखिएगा, mv square upon r, where m is the mass of planet, m is the mass of planet, r is the radius of the orbit, r is the radius of the orbit, and v is the linear speed of planet, v is the linear speed of planet। उसके लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी लिखिए, पहले स्पीड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। अब सुनिए ध्यान से, सावधान। अब इस एफ को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब थोड़ा आगे बढ़ाया। एज वी, वी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर प्लेनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर में, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सन है, इससे इसकी दूरी क्या है? आर है, और किस वेलोसिटी चल रहा है? वी वेलोसिटी चल रहा है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हम यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो अगर हम टाइम ले लें, टाइम पीरियड टोटल, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr, ये तो होगी। तो इस वैल्यू को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, m/r, और ये हो जाएगा 4π² r² थोड़ा कैलकुलेट करिए, देखो 4π² m/r/t², t² का जो रूल था वो उन्होंने कैप्लर का एज इट इज किया, तो एज t² इज इक्वल टू क्या बताया था उन्होंने, KR3, ये था। सो यहां रख दो उठा करके F की जगह, F इज इक्वल टू 4π² m/r, ये हो जाएगा KR3, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4π² m/k r²। देखो 4π और k तो कांस्टेंट है, m प्लैनेट का मास है, वो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, तो उन्होंने कहा ए प्रोपोर्शनेट m/r², बस ये उन्होंने रूल निकाल के दिया और इसी से कुछ कंक्लूजन दिए। ठीक है, पहुंचिए यहाँ तक, तो नीचे लिखिए 10, द न्यूटन हैड गिवन द फॉलोइंग कंक्लूजन, न्यूटन हैड गिवन द फॉलोइंग कंक्लूजन। नंबर 1, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा कि जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों ओर जब घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ रहती है। तो लिखिए द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। वैसे भी आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने में कोई मतलब नहीं। दूसरी बात देखिए क्या कहा उन्होंने, दूसरी बात कही कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज द, नंबर 1 2 डालो ना, एरो क्या लगा रहे हो, force is inversely proportional to the square of the distance, to the square of the distance of the planet from the sun, of the planet from the sun, यानी F proportionate 1/r²। इसे क्वेश्चन नंबर कोई डाल दो, मैं स्टार डाल देता हूँ, इसको कोई भी नंबर डाल दीजिए, F proportionate 1/r², ये लिखा हुआ है लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, दिस फोर्स इज proportionate to the mass of the planet, this force is proportionate to the mass of the planet, यानी F proportionate 1 स्मॉल m। क्वेश्चन नंबर डबल स्टार डाल दो। अब यहीं पर थोड़ा सा उन्होंने एक कंक्लूजन चेंज किया। देखिए ये फोर्स किस पर लग रहा है, प्लेनेट पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, सन लगा रहा है, तो प्लेनेट को सन के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता हुआ बॉडी क्यों नहीं उसमें गिरता है, ये बताया जा चुका है। जब प्लैनेट पर सन फोर्स लगाता है तो न्यूटन का कहना था कि ये म्यूचुअल फोर्स होता है, वैसा ही फोर्स प्लैनेट भी सन पर लगाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज द म्यूचुअल फोर्स, दिस इज द म्यूचुअल फोर्स, यानी दिस फोर्स इज आल्सो acting on the sun, this force is also acting on the sun and proportionate to the mass of the sun, this force is also acting on the sun and proportionate to the mass of the sun given by a proportionate capital M। mass of the sun जहां लिखा वहां कैपिटल M कर दो, क्वेश्चन नंबर ट्रिपल स्टार कर दो। अब तीनों को मिला दो, बाई क्वेश्चन स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार।
तो क्या लिखेंगे, एफ प्रपोर्शनेट स्मॉल एम कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, और जब उन्होंने एफ इज इक्वल टू किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया जी, स्मॉल एम कैपिटल एम आर स्क्वायर, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कहाँ से निकाल के लाइए, कहाँ से निकाल के लाइए, केपलर से निकाल के लाए ना। तो कहाँ पेड़ गिरा, अगर पेड़ तो गिरा होगा, हमने क्या कहा, पेड़ से सेब गिरा होगा, लेकिन ये लाए कहाँ से थे, केपलर साहब से, ठीक है। तो ये केपलर साहब के नियम से आया था, ठीक है, नोट करिए इसको। वेर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटेशन लॉ जो है वो केपलर के नियम से इन्होंने दिया है, ठीक है।